हेलो बच्चों। आज हम अपना टॉपिक कर रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले हम एक किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मास कैरी करता है उसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जैसे मान लो अपने पास कोई एक बाइक खड़ी है, तो जब वो बाइक स्टेशनरी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वही बाइक जब अपनी तरफ किसी भी स्पीड से, मान लेते 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी तरफ आ रही है, जब वो अपनी तरफ आती है तो जब जैसे वो अपने से टकराएगी तो वो अपना कुछ ना कुछ इम्पैक्ट छोड़ेगी, हमारे ऊपर अपना वो एक इम्पैक्ट छोड़ेगी। अब मैं उसकी जगह बाइक की जगह लेते हैं, हम कार की बात कर रहे हैं। मान लेते उसी स्पीड से कार आ रही है, अगर वो कार भी अपने साथ कोलाइड करती है, टकराएगी, तो वो अपना अलग इम्पैक्ट छोड़ेगी। इट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास है और अगर वो मोशन में आता है तो अपना एक इम्पैक्ट छोड़ता है, अपना एक इफेक्ट छोड़ेगा। तो उस प्रॉपर्टी को न्यूटन ने नाम दिया मोमेंटम। उस प्रॉपर्टी को न्यूटन ने नाम दिया मोमेंटम। मोमेंटम मीन्स मास इन मोशन। मैं क्या बोल दूं? मोमेंटम। मोमेंटम मीन्स एम से मास और मास इन मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है और वो मोशन में आ गया तो वो जो अपना इम्पैक्ट छोड़ेगा उसको नाम दिया गया मोमेंटम। अब it is defined as the quantity of motion possessed by object and it is measured by the product of mass of body and its velocity. mass of the body and its velocity, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल p के साथ। अभी मास और वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड किया, देखो अभी मैंने भी बताया आपको एक एग्जांपल है। अभी मैंने बाइक का लिया, फिर हमने कार का लिया। अब एक बाइक आ रही है, पहले 10 की स्पीड से आ रही है, 10 किलोमीटर पर आवर, हमसे टकराई, हमें थोड़ा बहुत इंजरी हुई। लेकिन सेम बाइक अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी तरफ आएगी और हमसे टकराएगी तो हमारी जो इंजरी वो कम होगी या ज़्यादा होगी? बड़े ही ऑब्वियस सी बात है। तो इट मीन्स हमें पता चला जो इम्पैक्ट हो रहा है वो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। स्पीड मीन्स उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा है। दूसरा, अब मैं बाइक की जगह बात कर रहा हूँ कार की या कई बस की बात कर रहे हैं जिसका वेट उससे कई गुना ज़्यादा है बाइक से, तो क्या दोनों का इम्पैक्ट सेम होगा? क्या नहीं। बाइक का हमें पता है वेट कम है तो उसका इम्पैक्ट कम है, इंजरी कम हो गई। लेकिन अगर बस है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। इट मीन्स जो मोमेंटम है, जो इम्पैक्ट है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। वन इज मास एंड अदर इज वेलोसिटी। तो जो मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट होता है, मास इंटू वेलोसिटी वी। मोमेंटम को डिनोट करते हैं स्मॉल p से मोमेंटम। अब मास की कोई अपने पास डायरेक्शन नहीं होती है, वेलोसिटी की तो डायरेक्शन होती है, तो मोमेंटम भी क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन इंक्लूड है। अब यूनिट क्या होगी मोमेंटम की? यूनिट क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो मैं बात करूं ऐसा यूनिट की, मास का बनेगा किलोग्राम, वेलोसिटी का बनेगा मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब बात करें सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट में मास को किस में लेते हैं? ग्राम में। वेलोसिटी को किस में लेते हैं? सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो सीजीएस यूनिट बन जाएगी इसके ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये था मोमेंटम। ये न्यूटन सेकेंड लॉ से रिलेटेड है, इसी के ऊपर बेस्ड है। अभी हमने जस्ट पढ़ा मोमेंटम होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है जिसमें मास होना चाहिए, अगर वो मोशन में होता है तो वो अपना एक इम्पैक्ट छोड़ेगा, उसको बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, मान लेते हम खड़े हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है वो आके हमसे टकराएगा तो हमारे अंदर भी, मैं तो स्टेशनरी खड़ा था, टकराने के बाद मैं दूर जाके गिरूंगा तो मेरे अंदर भी कुछ तो चेंज हुआ है ना। तो वो क्या है, वो उसने अपना इम्पैक्ट वहां पे छोड़ा है। तो उसी पे बेस्ड अपने पास न्यूटन सेकेंड लॉ। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ की। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। यानी कि जो अपने पास मोमेंटम चेंज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके ऊपर लगाएगी एन बैलेंस्ड फोर्स, और वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उसी डायरेक्शन में उसके अंदर वो चेंज होगा। मोमेंटम का क्या होगा? चेंज होगा, जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगी है। चलो इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से। मान लेते हैं अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास लिया हमने m, और वो एक स्मॉल अपनी स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से, u स्पीड से चल रहा है। इनिशियल स्पीड क्या है? u, और एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रहा है। ठीक है, मान लिया देखो ये अपना एक m मास, ये u स्पीड से ऐसे चलता जा रहा है। अब
आफ्टर अप्लाइंग सम फोर्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स v इन टाइम t। अब मान लो मैंने इस m के ऊपर पीछे से एक फोर्स लगाई, इसी डायरेक्शन में, क्या लगाई, इसी डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स लगाई, इसी डायरेक्शन में मान लेते फोर्स लगाई, तो इसकी स्पीड क्या थी, पहले कुछ था, मान लो अपने पास, उसकी मैंने पीछे से फोर्स लगाई तो उसकी स्पीड क्या हुई, चेंज हो गई। तो जो चेंज हुई है मान लिया हमने v माना है, तो कुछ टाइम के लिए हमने फोर्स अप्लाई की ना, कितने टाइम के लिए, t टाइम में। तो उसका इनिशियल मोमेंटम मैंने ले लिया p1। इनिशियल क्या था, मास इनटू वेलोसिटी, फॉर्मूला तो यही बोलता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर मोमेंटम इतना है, मास इनटू वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, देखो इसके अंदर अपने पास m इंटू यू, और फाइनली उसकी स्पीड हो गई v, तो फाइनली कितना बचेगा, m इंटू वी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, मोमेंटम कितना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी p2 माइनस p1, p2 कितना mv, और फाइनल कितना, सॉरी इनिशियल कितना mu, तो mv माइनस mu, ये क्या था अपने पास, चेंज इन मोमेंटम। जबकि हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब रेट ऑफ चेंज क्या होता है भाई, कितने टाइम में उसने ये मोमेंटम चेंज किया, अभी हमने देखा था टी टाइम में इसने चेंज किया, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आया, mv माइनस mu, चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट क्या है, टी टाइम में डिवाइड बाई टी, ये रेट आ गया। तो न्यूटन सेकेंड लॉ की अपने पास स्टेटमेंट क्या कहती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। मान लेते हैं एफ फोर्स अप्लाई की थी हमने, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। अब मैं इसको थोड़ा इधर लिख दूं, एफ को इधर और एम को इधर लिख दिया, तो ध्यान से देखो ये जो टर्म बनी, एम इनमें से कॉमन लिया, इधर बचेगा वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। ये टर्म क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टी, वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। याद है ये था एक्सलेशन ए, तो मैं इस टर्म को क्या लिख दूं, एफ इक्वल्स टू एम ए। जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के यहाँ पे इक्वल लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट स्मॉल के से डिनोट किया गया, तो वैल्यू बन गया एफ इक्वल्स टू के एम ए। के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया अपने पास। तो हमें क्या करना है कि इसमें वो यूनिट्स लेनी है कि इस के की वैल्यू 1 हो जाए, मास की, एक्सेलरेशन की, फोर्स की वो यूनिट्स लेनी है कि के की वैल्यू क्या हो जाए 1। तो मैं अगर 1 यूनिट ऑफ फोर्स की बात करूं, 1 यूनिट ऑफ फोर्स, तो के इंटू 1 यूनिट मीन्स 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीन्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से देखो के की वैल्यू क्या है, ये 1 है, सब 1 इधर है, तो के की वैल्यू क्या होगी 1। तो मैं यहाँ पे के की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए। ये है अपने पास फाइनल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इक्वल्स टू एम ए। अब यूनिट ऑफ फोर्स निकालते हैं, देखो यहाँ से फोर्स की एफ क्या है, एम इंटू एम क्या है, मास किलोग्राम, ए क्या एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या न्यूटन ने इसको डिफाइन किया है, तो न्यूटन ने इसको डिफाइन कर दिया एक सिंपल यूनिट से, न्यूटन, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो ये थी अपनी किसकी, फोर्स की यूनिट। चलिए थोड़ा और देखते हैं इसमें। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, देखो 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ए बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम टू एक्सलेट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई 1 किलोग्राम की बॉडी में अगर मुझे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन करनी है, तो जो फोर्स लगेगी वो होगी 1 न्यूटन के बराबर। तब बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट तो इसकी क्या हो गई, न्यूटन हो गई, या फिर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर 1 न्यूटन की बात करें। सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस मीन्स क्या है, किलोग्राम की जगह क्या बन गया, ग्राम बन गया, मीटर की जगह क्या बन गया, सेंटीमीटर बन गया। तो किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड। और इसको भी एक शॉर्ट नेम दिया गया है सीजीएस यूनिट को, उसको बोला डाइन। तो 1 न्यूटन क्या था, ध्यान से देखो, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दूं, 1000 ग्राम, मीटर का क्या बन जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो ये 3 और 2 ये अपने पास अगर देखो कितनी जीरो जा रही 5, तो मैं लिख सकता हूँ 1 न्यूटन 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या बनता था, ये तो डाइन होता है। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। किसी चीज यूनिट, और अगर हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्जन करना हो तो उसमें आएगा 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था अपने पास यूनिट कन्वर्जन का। ओके बच्चों।